हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे केसेस देखने को मिलते हैं। एवरी डे बेसिस पर ये केसेस आते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ डायबिटिक न्यूरोपैथी की। जो न्यूरोपैथी की शिकायत होती है वो कई कारणों से हो सकती है, लेकिन 80 टू 90% ऐसा देखा जाता है कि जो न्यूरोपैथी होती है डायबिटिक्स को ही होती है। उसके क्या कारण होते हैं, कितनी तरह की न्यूरोपैथी होती है, कौन से स्टेज पे किस तरह का मैनेजमेंट किया जाता है, होम्योपैथी का क्या रोल रहता है, ये सारा कुछ आज हम जानने वाले हैं इस एक वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है। जो डायबिटीज होता है हम सभी जानते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक बीमारी होती है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होती है और एक पैंडेमिक की जैसी फैली हुई है। दुनिया के सभी देशों में डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रही है। खान पान में जो बदलाव है, जो आपका स्ट्रेस है, ये सारी चीजें जो कंट्रीब्यूट कर रही है, इससे अर्ली स्टेज में डायबिटीज हो जाती है और जिनकी फैमिली में डायबिटीज है उनके अंदर तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो डायबिटीज होती है इसकी कारण आपकी जो नसें होती हैं उसके काम करने में, उसके फंक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको ही न्यूरोपैथी बोला जाता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब आपका जो ब्रेन है, उसके अलावा जो आपकी रीढ़ की हड्डी से जो नसें आती हैं उसके फंक्शन को आपकी जो डायबिटीज होती है वो अफेक्ट करती है। वो आपकी सेंसेशन को अफेक्ट कर सकती है, वो आपके मसल के मूवमेंट को असर कर सकती है और आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी असर कर सकती है। लेकिन जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है वो बेसिकली आपके हाथों और पैरों के नसों को प्रभावित करती है। अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें तो जो शुरुआत होती है, सबसे पहले पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पैरों में बहुत जलन होती है, पानी से धोता हूँ थोड़ी देर रिलीफ मिल जाता है, या थोड़ी देर में घूम लेता हूँ, ठंडे फर्श पर रख लेता हूँ। कई पेशेंट तो ऐसा भी बताते हैं कि वो ठंडे कपड़े को पैर में बांधते हैं तब कहीं जाकर के उसको नींद आती है। तो बर्निंग एक ऐसी शिकायत होती है जो सबसे पहले डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है, जिनके अंदर न्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू होती है। यह रहा पहला स्टेज। पहले स्टेज के बाद क्या होता है कि अगर चीजें कंट्रोल में नहीं रही, डायबिटीज पे अच्छा से कंट्रोल नहीं लिया गया, तो ये दूसरे स्टेज पे पहुंच जाती है जहां पर जो नसें होती हैं उनके अंदर दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द कई बार बहुत भयानक होता है, बहुत ही तेज हो सकता है, अनबियरेबल पेन होता है। पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है दर्द के कारण। ये रहा सेकेंड स्टेज। इसके बाद भी अगर हमारा जो न्यूरोपैथी है वो आगे बढ़ता चला गया, उस पर कंट्रोल नहीं लिया गया, तो आ जाता है थर्ड स्टेज जो कि होता है नमनेस। नमनेस में दो तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। पहली चीज तो यह है कि जो नमनेस होती है इसका मतलब जो नसें हैं पूरी तरह से उनका फंक्शन खराब होने लग गया है, इनको रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड उनके अंदर एक चीज देखी जाती है जिसको बोलते हैं ग्लोव्स एंड स्टॉकिंग सेंसेशन। हाथों और पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे हाथों में ग्लव्स पहने हों, पैरों में मोजे पहने हुए जो कि गीले हों, या ऐसा लगता है कि प्रेशर सा आ रहा है। और साथ के साथ उनको जो टेक्सचर होता है वो पता नहीं लगता है। जब फर्श पे चलते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो सॉफ्ट चीज है, हार्ड चीज है, गर्म है, ठंडी है। तो इस तरह का सेंसेशन जाने लगता है, मतलब जो पैरों की जो नसें हैं वो सूखने लग जाती हैं। इसके अलावा कई पेशेंट के अंदर और कंप्लेंट बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जो पैर हैं बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गए हैं, उनके अंदर इवन दर्द का भी एहसास होना बंद हो जाता है। इसलिए जो पेशेंट होते हैं अगर चलते फिरते रहते हैं, कोई चोट भी लग जाती है तो उसका भी दर्द का एहसास नहीं होता है, और वो जो चोट हो जाती है ड्यू टू डायबिटीज जल्दी से हील नहीं होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है डायबिटिक अल्सर में। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको पैरों के पैरों को जो सपोर्ट करने वाले स्लीपर्स हैं जिससे उनको चोट से बचा सकते हैं, या हमेशा फुटवेयर पहन के रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर उनको कोई चीज प्रिक कर गई, कोई चीज चुभ गई तो उनको उसका एहसास नहीं होगा। बार बार रिपीटेड इंजरी होती रहेगी और बाद में उनको अल्सर डेवलप हो जाएगा, जो कि अगेन ठीक नहीं होता है। ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लगती है फटाफट से वहां से पैर हटा लेते हैं। अगर आप कहीं कहीं गर्म लगा तो फटाफट पैर हटा लिया, कुछ चुभ गई तो उसको हटा लिया, रिफ्लेक्स एक्शन जो हम करते हैं नॉर्मली। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाता है। वो उनको चाहे चोट लगे या ना लगे, उनके पैर को एहसास ही नहीं होता, तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। इसको इनसेंसेट फूड बोलते हैं, क्योंकि वो जो सेंसिटिवनेस है वो पैरों की वो खत्म हो जाती है। तो ये जो तीनों स्टेजेस होती हैं, इन तीनों ही स्टेज में एक के बाद एक स्टेज आती रहती है।
जिन लोगों के अंदर डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल रहता है, उनके अंदर बर्निंग वाला जो स्टेज था, इनिशियल स्टेज था, वही काफी देर तक बना रहता है, पेन और नमनेस में नहीं जाता है। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज का कंट्रोल नहीं रहता है, जिनके अंदर HbA1c 7 या 8 से भी ऊपर चला जाता है, उनके अंदर नमनेस आ जाती है, जो कि बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर ये न्यूरोपैथी डेवलप होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि करीब करीब 2 साल के अंदर अपने आप बॉडी की कैपेसिटी होती है रिकवरी की। तो अगर आपको बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं न्यूरोपैथी के, तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है विदिन 2 ईयर्स। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज होती है इसके मैनेजमेंट में, वो है कि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलर मॉनिटर करना है, रेगुलर वॉचफुल रहना है, अपनी डाइट के ऊपर वॉचफुल रहना है। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनको कॉन्सिक्वेंसेस पता है, वो तो फिर भी अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं मान पाते हैं, एपेटाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो स्वीट इनटेक है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभार कुछ न कुछ वो ले लेते हैं, जिसके कारण अगेन जो स्पाइक हो जाता है ग्लूकोज लेवल पे, वो देखा जाता है। तो HbA1c अगर आपका 6 और 7 के बीच में रहता है तो इसको अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है। HbA1c जो आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल होता है, जो हर 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है, वो आपको एक रेगुलर आपको डेटा देता रहता है कि आपको किस तरह से जो कंट्रोल चल रहा है ग्लूकोज के ऊपर वो कैसा रह रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना ग्लूकोज की इनटेक वगैरह सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM, मतलब एक पैच जैसा होता है जिसको आप बॉडी के पार्ट में लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पैच लगा लिया और उसके बाद अब दिन भर आपको आपकी रीडिंग पता लगती रहती है, ये 50 से लेकर 100 रीडिंग आपको पता लगती है। खाने के बाद, खाने से पहले, सोने के पहले, उठने के बाद कितना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आप रेगुलर आप मॉनिटर करते रह सकते हैं। तो ये अगेन बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, जो जिनके अंदर अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाता है उनके अंदर रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं इसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं, डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है, कितनी स्टेज पर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है। और होम्योपैथिक दवाइयां काफी सक्सेसफुली आपके न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को ठीक करती हैं। दी ओनली थिंग इज कि जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है, जो न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, ये दोनों ही ट्रीटमेंट इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। हर एक पेशेंट को हर एक दवाई नहीं दी जाती है। जो कि होम्योपैथी के जानकार हैं, जो लोग होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको ये पता है कि अगर किसी पेशेंट को न्यूरोपैथी है तो हर एक पेशेंट को वही न्यूरोपैथी में दवाई नहीं चलेगी। आपको न्यूरोपैथी का क्या कारण रहा है, किस स्टेज पे है, किस तरह के लक्षण आ रहे हैं, वो सारी चीज डिसाइड करती है कि आपको क्या दवाइयाँ देनी है। तो इसमें कुछ दवाइयां हैं जो हम होम्योपैथी के लिए देते हैं। जैसे पहले स्टेज की अगर हम बात करें तो पहले स्टेज में हम इसमें देते हैं, सबसे अच्छी जो दवा होती है वो बर्निंग के लिए रहती है। 3 दवाइयां हैं जो होम्योपैथी में हम बर्निंग के लिए देते हैं, आर्सेनिक, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब पेशेंट के अंदर क्या लक्षण आ रहे हैं उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि आर्सेनिक देना है या सल्फर देना है या फॉस्फोरस देना है। आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहेगा, जो सल्फर का पेशेंट रहेगा वो बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी डाइट के ऊपर नहीं रहेगा कंट्रोल। जो फॉस्फोरस का पेशेंट होगा उसके अंदर नर्व्स का डैमेज स्टार्ट हो जाता है बर्निंग के साथ में। तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि इन तीनों दवाइयों में से कौन सी दवा हमको चूज करनी है। जो अगली दवा है वो हम देते हैं ऑक्जेलिक एसिड, अगले स्टेज की जो दवा जाती है। तो ऑक्जेलिक एसिड में हम देते हैं कि जब पेन बहुत तेज हो जाता है, बहुत शूटिंग पेन हो जाता है, अनबियरेबल पेन हो जाता है, तो इस दर्द को शांत करने के लिए बहुत अच्छी दवा है जो ऑक्जेलिक एसिड है। नेक्स्ट एक दवा है जिसको हम एक अगली स्टेज में देते हैं, दैट इज प्लेटिना। जब थर्ड स्टेज आ गई कि पैरों में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, नमनेस हो रही है, पैर को कोई छू रहा है नहीं छू रहा है, कोई सेंसेशन नहीं है, उस स्टेज में हम प्लेटिना नाम की दवा देते हैं। इसके अलावा इसी स्टेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसको अगैरिकस के नाम से जानते हैं। तो अगैरिकस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दी नमनेस इन फीट ड्यू टू डायबिटीज, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ न्यूरोपैथी में भी इस दवा को देते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है जो हम ऐसे केसेस में देते हैं, वो है जिंको बिलोबा। ये नर्व्स को दोबारा से रिवाइव करने में हेल्प करती है। आपको न्यूरोपैथी की शिकायत किसी भी कारण से हो रही हो तो जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही अविना सटाइवा एक बहुत अच्छी दवा है जो नर्व टॉनिक के नाम से जानी जाती है होम्योपैथी में। तो अविना सटाइवा भी बहुत अच्छा काम करती है। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो इनमें से कोई भी दवाएं आपकी हेल्प नहीं करेंगी। सबसे पहला काम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। उसके लिए चाहे आप
एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, किसी भी तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेसिक चीज है। उसके अलावा न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं। कोशिश यही करें कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लें, क्योंकि न्यूरोपैथी 1-2 महीने में ठीक होने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेवलप बहुत लंबे समय से होती है और उसके लक्षण भी धीरे धीरे करके ही जाएंगे। तो आप किसी भी डॉक्टर के साथ मिलकर के अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सिम्टोमेटिक दवाइयां इसमें काम नहीं करती हैं, और पूरी तरह से अपनी जो डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत है उससे आप दूरी बना सकते हैं या पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो होम्योपैथी की ये जो दवाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हर स्टेज के लिए हेल्पफुल हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ भी इन दवाइयों को लिया जा सकता है, और पूरी तरह से ये साइड इफेक्ट रहित दवाइयाँ हैं जो आपकी मदद करती हैं। तो आई होप कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू डायबिटीज़ यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऊपर ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर लें। साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और फेसबुक पे भी, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।